गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जेनेटिक्स के चैप्टर को आगे चलते हैं। आज हम करेंगे बच्चों कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या किया। तो आज हम करेंगे मेंडल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा बच्चों, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल के प्रयोग। एज यू नो दैट्स, आप जानते हो कि मेंडल ने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम किया था? पी प्लांट के ऊपर काम किया था। तो मेंडल ने अपने वर्क के लिए 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे पी प्लांट में, 7 कैरेक्टर। और स्टार्टिंग में उसने एक कैरेक्टर पे एक टाइम काम किया बच्चों, एक एक कैरेक्टर पे एक टाइम काम किया। बाद में उसने एक साथ 2 कैरेक्टर लिए। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था मेंडल का, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। वन जीन का मतलब 1 फैक्टर या 1 कैरेक्टर कह सकते हो, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो कैरेक्टर है वो फैक्टर के द्वारा क्या होता है? गवर्न होता है। और फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या था? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या क्या एक कैरेक्टर लिया। यहां पर कैरेक्टर क्या लिया मेंडल ने? स्टेम हाइट। जो प्लांट है पी प्लांट, उसके स्टेम की हाइट को लिया इसने, पहले स्टेम की हाइट को, ठीक है। यस। तो मेंडल ने क्या किया? एक तरफ प्योर टॉल प्लांट लिए, प्योर टॉल, और एक तरफ क्या लिए बच्चों? प्योर ड्वार्फ। एक तरफ प्योर टॉल प्लांट और एक तरफ प्योर ड्वार्फ प्लांट लिए। अंडरस्टैंड? प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हो। प्योर टॉल का मतलब प्योर ब्रीडिंग लाइन, यानी टॉल कैरेक्टर के लिए वो प्योर ब्रीडिंग लाइन है, यानी कि हर जनरेशन में उसमें टॉल ही प्लांट आएंगे। तो वो एक प्योर लाइन है, ठीक है। और ये प्योर लाइन, प्योर ब्रीडिंग लाइन उसने पहले से बना रखी थी। उसने बताया था मैंने आपने, 2 या 3 साल उसने पहले प्योर लाइन बनाने में लगाए थे। उसके बाद उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था। तो एक तरफ उसने प्योर टाल प्लांट। टाल क्या कैरेक्टर है, और कैरेक्टर किससे कंट्रोल होता है? फैक्टर से। और फैक्टर हमेशा किस में होता है? पेयर में, क्योंकि मेंडल ने बताया था ना कि फैक्टर की 2 फॉर्म होती है। तो ये फैक्टर है, ये एक फैक्टर है जो पेयर में है। इसमें 2 कैपिटल है, क्योंकि ये प्योर टोल है ना, तो 2 फैक्टर की दोनों फॉर्म क्या होंगी? सेम होंगी। इधर जो है प्योर ड्वार्फ, ये भी एक ट्रेट है, कैरेक्टर है। इसके लिए इसने क्या यूज किया? स्मॉल सी, स्मॉल टी सॉरी। तो ये स्मॉल टी वर्ड और कैपिटल टी जो लेटर है, मेंडल ने किसके लिए यूज किया आपको जानते हो? जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, जो डोमिनेंट ट्रेट होती है, उसके लिए कैपिटल वर्ड यूज किया, कैपिटल लेटर यूज किया। किसने? जॉन मेंडल ने। और जो रिसेसिव ट्रेट होती है या रिसेसिव कैरेक्टर होता है, उसके लिए स्मॉल लेटर क्या किया? मेंडल ने यूज किया। तो इधर प्योर टॉल, इधर प्योर ड्वार्फ। तो ये पेरेंटल कैरेक्टर है। फिर जब क्रॉस कराते हैं, आप क्रॉस करने के तरीके सीख चुके हो सेकंड चैप्टर में, तो गैमिट्स बनते हैं बच्चों। गैमिट्स में आपको पता है ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है फैक्टर की, और गैमिट्स में क्या हो जाती है? हैप्लॉयड कंडीशंस। हैप्लॉयड, इधर भी क्या हो जाएगी? हैप्लॉयड कंडीशन। यहां पर भी एक ही गैमिट बनेगा, और उसके बाद क्रॉसिंग। तो एक गैमिट इस पेरेंट से आया है और एक गैमिट इस पेरेंट से। तो ये हमारी आ गई F1। क्या आ गई? F1, यानी कि फर्स्ट जनरेशन आ गई बच्चों। तो फर्स्ट जनरेशन आ गई है, यानी मेंडल ने क्या किया? एक तरफ प्योर टॉल प्लांट और एक तरफ प्योर ड्वार्फ प्लांट, दोनों को क्रॉस करवा दिया। क्रॉस कराना मेंडल ने सीख रखा था, क्योंकि जहां पर जिस जगह पर वो पढ़ के आया था वहां पर उसने वो सीख लिया था बच्चों, ठीक है। तो क्रॉस कराने के बाद जो फर्स्ट जनरेशन आई, तो फर्स्ट जनरेशन में उस मेंडल ने क्या नोट किया कि सारे प्लांट कैसे आते हैं? टॉल आते हैं। F1 में सारे ऑल टॉल प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट्स कैसे आते हैं? टॉल्स। F1 में सारे प्लांट्स टॉल आते हैं बच्चों, सारे के सारे लंबे पौधे आते हैं, ठीक है। चलो, फिर मेंडल ने क्या किया? F1 के प्लांट को वैसे ही छोड़ दिया अपने गार्डन में नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो अपने आप अगर हम प्लांट्स को, पी प्लांट को हम छोड़ते हैं, तो अपने आप उसमें क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन होती है बच्चों। क्या होती है? सेल्फ पोलिनेशन। तो यहां पर अगर हम आगे चले, नेक्स्ट जनरेशन निकालें, तो यहां पर ये क्या बोलेंगे इसको? सेल्फ फर्टिलाइजेशंस। अपने आप तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। F2 में क्या होगा? F1 इंटू F1। तो F1 हमारी क्या है? आ चुकी है आपके सामने। अब F2 कैसे निकालते हैं वो और दिखाते हैं आपको। तो F1 हमारी ये आई थी बच्चों,
ये F1 है, इसमें सारे प्लांट कैसे आते हैं, ऑल प्लांट्स आर टोल, ऑल टोल प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स टोल आते हैं। तो अब F2 निकालेंगे तो F1 इंटू F1, तो F1 हमारी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू में कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F2 आएगी। तो F2 क्या आएगी, अब इसके गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स यहाँ पर दो बनेंगे, एक गैमेट्स ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये गैमेट्स हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी दो गैमेट्स बनेंगे इस तरह से। अब इनकी क्रॉस कराएंगे तो एक तो कॉम्बिनेशन बनेगा ये। देखो ये मैथमेटिकल टूल्स है, प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है मेंडल। उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया। एक क्रॉस बनेगा ये बच्चों, एक बनेगा ये और एक बनेगा कॉम्बिनेशन ये। तो ये मैक्सिमम क्या बन सकती है, प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारी क्या आ गई बच्चों, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन हमारे पास आ गई है। तो F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या नोट किया, ही वाज सरप्राइज। देखो एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा हुआ है सरप्राइज, तो एनसीईआरटी में एक खास बात लिखी हुई है सरप्राइज। जैसे वो गार्डन में गया, F1 में सारे टोल आए थे, टोल को छोड़ दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन में गया, जैसे वो चाय पी रहा था तो देख के हैरान हो गया वो, ही वाज सरप्राइज। ये क्या कि जो नेक्स्ट जनरेशन इसमें कुछ डवार्फ प्लांट भी आए हैं, जो प्लांट पहले पेरेंटल करेक्टर था, जो पेरेंटल करेक्टर F1 में नहीं आया वो F2 में आ जाता है, तो ही वाज सरप्राइज। तो इसने क्या किया, सारे प्लांट काउंट किए। इसके लिए उसने जो मोनेस्ट्री के अंदर जो साथी लोग थे उनकी हेल्प ली, तो उनसे सारे प्लांट्स काउंट करवाए, फिर उनकी रेशो निकाली। तो क्या रेशो निकली, उसने क्या देखा कि 3 रेशो में तो कैसे प्लांट है, टोल प्लांट हैं, और 1 रेशो में कैसे प्लांट हैं, डॉर्फ। 3 रेशो में टोल प्लांट हैं और 1 रेशो में क्या है, डॉर्फ प्लांट है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है, क्लियर। तो ही वाज सरप्राइज। तो F2 क्या आ गई, 3 टोल और 1 डॉर्फ। ये जो रेशो है, ये रेशो एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे होता है। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फिनोटिपिक रेशो बोलते हैं इसको, फिनोटिपिक रेशो। जो रेशो एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक रेशो। एक रेशो होता है जीनोटिपिक, जो जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पे होता है। अब इसमें ध्यान से देखो आप, ये जो है ये तो प्योर टोल है, और ये जो दो है ये भी टोल है, लेकिन कैसे टोल है, हाइब्रिड। और एक क्या है, ये प्योर ड्वार्फ है। तो जो ये रेशो है इसे हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशो, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक कंपोजिशन के बारे में बताता है। तो 2 रेशो होते हैं, एक फिनोटिपिक रेशो और एक जीनोटिपिक रेशो। फिनोटिपिक रेशो किसके आधार पे होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर के आधार पे, और जो जीनोटिपिक रेशो होता है वो होता है जेनेटिक कंपोजिशन के आधार पे, कि जीन की कंपोजिशन क्या है, जीन में दोनों फॉर्म सेम है या दोनों फॉर्म डिफरेंट है, उसके बारे में बताता है हमें। तो ये रेशो मेंडल ने, ये रेशो दोनों मेंडल ने खुद निकाले बच्चों। तो ये रिजल्ट आए उसके। तो सरप्राइज कैसे हुआ, डवार्फ का जो कैरेक्टर है ये पेरेंटल कैरेक्टर है। शुरू में उसने प्लांट लिए थे, एक तरफ टोल प्लांट थे, एक तरफ डवार्फ प्लांट थे। F1 में सारे कैसे आए, टोल आए। F2 में कुछ डवार्फ भी आ जाते हैं। फिर उसने कहा कि ब्लेंडिंग तो कुछ नहीं होती। अच्छा, F2 के अंदर उसने क्या देखा, F2 के अंदर जो टोल आते हैं वो बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं, और जो डवार्फ आते हैं वो भी पेरेंट जैसे हैं, यानी कि बीच की रेंज का कोई प्लांट नहीं आया। यानी जब क्रॉस कराता है टाल को डवार्फ को, तो बीच की इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं आती। तो उस बात पे मेंडल ने क्या कहा कि जो अब तक थ्योरी है इनहेरिटेंस की वो गलत है। मेंडल से पहले जो भी थ्योरी थी उनको ब्लेंडिंग थ्योरी बोलते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, कि पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्स होते हैं और इंटरमीडिएट कंडीशन आती है। तो मेंडल ने गलत सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं होता, कुछ मिक्सिंग नहीं होती। जो जीन एक जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं करता वो नेक्स्ट में कर जाएगा, जब भी इसको कंडीशन मिलेगी तभी एक्सप्रेस कर, जब भी इसको चांस मिलेगा वो क्या कर जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा। लेकिन कोई मिक्सिंग नहीं होती, कोई इंटरमीडिएट कंडीशन नहीं आती। तो ठीक है बच्चों, यस। तो ये आपने F2 हमने निकाल ली। तो मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस यही था, ठीक है। एक टाइम पे एक कैरेक्टर लिया। अब इसने क्या देखा कि F1 में सारे टोल आते हैं, F2 में कुछ टोल है कुछ डवार्फ है। तो फिर मेंडल ने क्या कहा कि F1 में टोल आते हैं, तो इसका मतलब जो टोल फॉर्म है कैरेक्टर की, जो टोल ट्रेट है वो डोमिनेंट है, और जो डवार्फ ट्रेट है वो क्या है, रिसेसिव है। ठीक है। अब मैं आपको कुछ टर्म्स करा देता हूं 2-4, उनको याद कर लेना आप। ये एक फैक्टर है बच्चों, ये एक फैक्टर है। फैक्टर कैसे होता है, पेयर में, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो कैरेक्टर है उसकी 2 फॉर्म होती हैं जिनको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोलते हैं। तो कैरेक्टर को जो फैक्टर कंट्रोल करता है, जो जीन कंट्रोल करता है, उसकी भी 2 फॉर्म होती है जिनको क्या बोलते हैं, अलील। तो 2 फॉर्म है, एक ये और एक ये। इसको क्या बोलते हैं, एक को अलील, इसको क्या बोलते हैं, अलील। जब एक फैक्टर में
अब एक फैक्टर है पेयर में, इसकी दोनों फॉर्म सेम है, तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशंस। और जब ये कंडीशन होती है, ये भी फैक्टर है पेयर में लेकिन दोनों फॉर्म डिसिमिलर है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये कई बार आपके सामने आएंगे जेनेटिक्स में, ठीक है। अब ये दोनों कैपिटल टी है तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसको डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब यहां पर अब ये कंडीशन लिख दो मैं, स्मॉल टी, तो ये भी क्या है? होमोजाइगस है, होमोजाइगस। लेकिन ये होमोजाइगस कैसा है? रिसेसिव। कैसा है? रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर है, याद रखना इस बात को। क्लियर? ओके बच्चों, ठीक है। तो ये कुछ टर्म हैं जो आपने याद रखनी है। 2-3 टर्म्स और हैं। एक मैंने बताया था अभी आपको कि फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप, जीनोटाइप। फिनोटाइप टर्म यूज करते हैं एक्सटर्नल फीचर के लिए, जो बाहर से कैरेक्टर दिखाई देते हैं। एक प्लांट है, उसमें जो बाहर के कैरेक्टर हैं, उसके फ्लोर कैसे हैं, हाइट कैसी है, कलर कैसा है, तो ये जो बाहर के कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं उनको बोलते हैं फिनोटाइप, ठीक है। और जो जेनेटिक किसी भी कैरेक्टर की जो जेनेटिक कंपोजिशन होती है, जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या बताता है? फिनोटाइप किसके लिए होता है? एक्सटर्नल कैरेक्टर के लिए, जो बाहर दिखाई देते हैं हमें, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। और जीनोटाइप क्या बताता है? एक्चुअली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, एक्चुअली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, ये बताता है, ठीक है। जीनोटाइप और ये क्या है? फिनोटाइप है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपके बार बार आती रहेंगी, इनका बार बार यूज होता रहेगा, बता देना। एक ये टर्म है अलील्स। अलील क्या होता है? जैसे एक जीन है, एक फैक्टर है, एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है बच्चों, और फैक्टर किसमें होता है? पेयर में। तो फैक्टर की जो एक फॉर्म है, ये फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? अलील। तो ये भी अलील है और ये भी अलील है। तो फैक्टर की 2 फॉर्म होती है, फैक्टर पेयर में होता है। तो जो 2 फॉर्म है उनमें से एक फॉर्म को क्या बोलते हैं? अलील, और दूसरी को क्या बोलते हैं? अलील। यानी कि अल्टरनेटिव फॉर्म, कौन सी फॉर्म? जैसे ये मान लो ये फैक्टर है, फैक्टर पेयर में होता है, फैक्टर की 2 फॉर्म होती है, एक ही और एक ही, तो इस एक को क्या बोलेंगे? अलील, और इसको क्या बोलेंगे? अलील। अगर ये दोनों अलील एक जैसे हैं तो होमोजाइगस कंडीशन, अगर दोनों डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो इस चीज को आपने याद रखना। तो अलील क्या है? अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म है किसकी? फैक्टर की या जीन की। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, या हम जीन की जगह फैक्टर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टर वर्ड तो केवल मेंडल ने किया था, बाद में जीन वर्ड यूज किया गया, फिर जीन ही चलता रहा। आज भी हम जीन वर्ड ही यूज करते हैं मोस्टली। फैक्टर क्योंकि मेंडल को इतना पता नहीं था, तो मेंडल ने तो यही कहा था कि समथिंग, यानी कोई न कोई चीज ऐसी है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करती है, कंट्रोल करती है, गवर्न करती है। ये बात मेंडल ने बताई थी। समथिंग, समथिंग के लिए ही वाज जीनियस। देखो छोटा सा वर्ड उसके दिमाग में आया, समथिंग, कुछ न कुछ है, उसी चीज के लिए वो जीनियस हो गया था। देख लो बच्चों, देखो ना, एक रहस्य को उसने नोट किया, साइंस को ऐसे ऑब्जर्व किया, तभी तो ग्रेट हो गया वो। समथिंग, कुछ न कुछ ऐसा है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो जीन होते हैं। लेकिन उस टाइम के लोग उस टाइम नहीं समझ पाए, क्योंकि उसका काम अहेड ऑफ टाइम था, किसी लेबोरेटरी में काम नहीं किया उसने, ना वो साइंटिस्ट था, वो एक मोनेस्ट्री में रहता था, मोंक था, ही वाज ए मोंक। तो उस टाइम उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके पास फैसिलिटी नहीं थी ज़्यादा, इसलिए अपनी बात को दूर दूर तक नहीं पहुंच पाया वो। तो उसकी डेथ के बाद जब उसके एक्सपेरिमेंट दोबारा किए गए और वही सेम रिजल्ट मिले, तब जाके उनको फादर की क्या दी गई? उपाधि दी गई, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आज के लिए इतने काफ़ी बच्चों, थैंक यू लॉट।